हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 है। और इस लेक्चर में हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गैसेस का ना तो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही कोई डेफिनिट शेप होता है। हम लोग गैसेस को जिस कंटेनर में रख देते हैं वही कंटेनर का जो वॉल्यूम होता है उसी को हम लोग गैस का भी वॉल्यूम कहते हैं, क्योंकि गैस के वॉल्यूम का मतलब होता है वो स्पेस जहां पर गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जितने स्पेस में फ्रीली मूव कर सकते हैं उसी स्पेस के वॉल्यूम को हम लोग गैस का भी वॉल्यूम कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहां पर एक एग्जांपल लें तो हमारे पास यहां पर एक क्लोज्ड कंटेनर है। क्लोज्ड कंटेनर कहने का सेंस हुआ कि उसका जो बाउंड्री है वो एकदम फिक्स्ड है। और अगर हम लोग ये माने कि इस कंटेनर का अगर जो वॉल्यूम है अगर 5 लीटर है, ठीक है, तो हम लोग इस कंटेनर में कोई भी गैस डालें, उसका कितना भी अमाउंट डालें, हम लोग कहेंगे कि इस गैस का जो वॉल्यूम है वो 5 लीटर है। क्यों 5 लीटर है? क्योंकि कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो 5 लीटर है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसी कंटेनर में अगर एक और गैस को डाल देते हैं, मान लिया जाए जो पहला गैस था अगर हम उसको ए कह रहे हैं तो अब हम लोग एक दूसरा गैस उसमें डाल दे रहे हैं। अगर हम लोग उस गैस को बी कह रहे हैं और कोई हमसे पूछता है कि उस गैस बी का कितना वॉल्यूम है, तो हम लोग कहेंगे कि गैस ए का भी वॉल्यूम 5 लीटर है और गैस बी का भी वॉल्यूम 5 लीटर है। तो ये कैसे हो गया? तो सोचिए कि अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, जैसे पटना में गांधी मैदान है, बहुत बड़ा जो है उसका अगर आप देखिए एरिया है, तो अगर एक बहुत बड़ा स्टेडियम है हमारे पास और उसमें अगर 1-2 लोग बैठे हुए हैं और उसके बाद अगर कोई तीसरा जो है अगर आदमी वहां पर आता है तो उसको वो कहेगा कि ये पूरा जो स्टेडियम है वो खाली है, हालांकि उसमें है ना 2 लोग बैठे हुए हैं, पर जो तीसरा आदमी इंटर करेगा उसको लगेगा कि ये 2 आदमी जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो पूरे है ना स्टेडियम की तुलना में बहुत ही कम है और वो कहेगा कि हम इस स्टेडियम में कहीं पर भी जा सकते हैं। उसी तरह अगर हम लोग जो नॉर्मल जो हम लोगों के डेली लाइफ में जो कंटेनर होता है उसका साइज बहुत ही बड़ा होता है, तो एक गैस के रहने से दूसरे गैस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसीलिए जब हम लोग बोलते हैं कि गैस ए का भी वॉल्यूम 5 लीटर है और गैस बी का भी वॉल्यूम 5 लीटर है, तो हम लोगों को यह समझना चाहिए कि ये कंटेनर का जो साइज है वो बहुत बड़ा है और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो अगर गैस ए के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं तो वो बहुत ही छोटा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है इस कंटेनर के कंपैरिजन में, और इसीलिए दूसरे गैस को है ना उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर कंटेनर में कोई हम गैस डालते हैं तो उस गैस का जो वॉल्यूम है वो वही है जो उस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब सपोज कीजिए जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये कंटेनर है जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, मान लिया कि ये वॉल्यूम 5 लीटर है और इसके अंदर में कोई एक गैस है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या गैस के मॉलिक्यूल्स रेस्ट में रहते हैं? तो ऐसा नहीं है, वो रैंडमली इधर उधर क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, वो आपस में भी कोलिजन करते हैं और साथ ही साथ वो है ना जो कंटेनर है उसके वॉल से भी टकराएंगे और जब कंटेनर के वॉल से टकराएंगे तो उस पर फोर्स एग्जर्ट करेंगे और फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। यानी हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर जो गैस है ना उसका एक प्रेशर है। तो गैस का क्या हो गया? एक वॉल्यूम हो गया और एक प्रेशर हो गया। उसी तरह अगर हम लोग यहां पर समझें कि अगर हम लोग इस कंटेनर को हीट करेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम तो हमारा कांस्टेंट है, तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स को हीट मिलेगा तो उनका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी पहले वो जिस स्पीड से वॉल से टकरा रहे थे अब उनका वॉल से टकराने का जो स्पीड है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, जिसके कारण अब अगर हम लोग यहां पर प्रेशर देखेंगे तो वो पहले की कंपैरिजन में क्या होगा? प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाएगा।
इसका मतलब है, इतना तो हम लोग समझ रहे हैं कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो और अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हम लोगों का जो प्रेशर है गैस का वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहां पर एक सेकंड कंटेनर को देखते हैं, जहां पर कंटेनर को ऊपर से जो है वो क्लोज्ड किया गया है एक पिस्टन की सहायता से, और ये पिस्टन जो है वो हम लोग क्या मान रहे हैं, मासलेस, मतलब इसका अपना कोई मास नहीं है। तो इस पिस्टन के ऊपर कौन होगा, तो इस पिस्टन के ऊपर एयर होगा। तो एयर यहां पर कुछ प्रेशर लगाता है ना, तो सी लेवल पे एयर जो प्रेशर लगाता है उसको हम लोग 1 ATM बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो अगर ये पिस्टन कहीं पर भी अगर रुकेगा तो उसका मतलब बस ये होगा कि इस पिस्टन पर ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है और नीचे से जो प्रेशर लग रहा है वो क्या हो गया हम लोगों का सेम, तभी वो पिस्टन जो है वो रेस्ट में आएगा। तो जब भी हम लोग किसी कंटेनर के ऊपर जो है अगर एक मूवेबल पिस्टन अगर हम लोग रखेंगे और अगर वो मूवेबल पिस्टन कहीं पर भी मूव करके अगर रुकेगा तो इसका मतलब होगा कि अंदर में जो गैस का प्रेशर है और जो बाहर में जो एयर का प्रेशर है वो क्या होगा, सेम हो जाएगा। और बाहर का जो एयर का प्रेशर उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। इसका मतलब है कि जब भी ये पिस्टन रुकेगा तो इस गैस का प्रेशर जो है वो हम लोग समझे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। यानी हम लोग यहां पर देखेंगे कि प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वो हमेशा प्रेशर जो है गैस का वो किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक है ना, प्रेशर के बराबर है। तो अगर हम लोग ऐसा कंटेनर यूज करेंगे तो हम लोगों का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और अगर हम लोग ऐसा कंटेनर यूज करेंगे तो क्या कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अगर अब हम लोग इस कंटेनर को अगर हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, तो फिर से इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट एनर्जी उनको मिलेगा, तो उनका क्या होगा, उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। तो अब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस पिस्टन पर ज्यादा फोर्स लगाएगा, जिससे इस पिस्टन का जो मूवमेंट है वो अपवर्ड होने लगेगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इस गैस का जो है वो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करने लगेगा। यानी जब प्रेशर कांस्टेंट होता है और अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, यानी जब प्रेशर कांस्टेंट होता है और हम लोग अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो हम लोगों का गैस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, और साथ ही साथ इसके अंदर जो गैस का अमाउंट है ना, अगर मान लिया जाए इसमें गैस का अगर 2 मोल है तो हम लोग यहां पर कहेंगे कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, अगर हम लोगों का प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स क्या रह जाए, कांस्टेंट। और उसी तरह हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाए थे तो यहां क्या बढ़ गया था, प्रेशर, पर हमको क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा, वॉल्यूम भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और इसमें जो गैस का अमाउंट है उसको भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है व्हेन वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जब भी ऐसे कंटेनर का बात करेंगे तो हम लोग समझेंगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, और जब हम लोग ऐसे कंटेनर का यहां पर अगर बात करेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम लोगों का प्रेशर कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि किसी गैस का हमारे पास प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर भी है, और साथ ही साथ उसका अमाउंट भी है जिसको हम लोग नंबर ऑफ मोल से डिनोट करेंगे। तो किसी भी गैस के ये सब जो पैरामीटर्स हैं वो आपस में कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, उसी के लिए हम लोग एक इक्वेशन देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, ये कहां से आया ये तो हम लोग आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, पर अभी जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो उसमें हम लोगों को ये फॉर्मूला पहले से थोड़ा पता होना चाहिए। तो हम लोग अभी यहां पर ऐसे तो समझ ही रहे हैं, है ना, कि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा जब वॉल्यूम और N जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कांस्टेंट होगा। उसी तरह हम लोग समझे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा जब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या हुआ हम लोगों का, PV इज इक्वल टू क्या हुआ, nRT, जहां पर P को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेशर ऑफ द गैस,
V क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। N जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। और याद कीजिए किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, तो हम लोग उसके मास को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तब भी नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। और या फिर अगर उस गैस के मॉलिक्यूल्स का अगर हमारे पास कुछ संख्या है तो हम लोग उसको एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो भी हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे M क्या हो जाएगा, हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। अब यहां पर R एक नया टर्म हम लोग को मिला है, तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि R एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और T जो है वो हम लोगों का टेम्परेचर ऑफ द गैस है, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कहीं पर भी अगर साइंस में हम लोगों का टेम्परेचर आता है तो उसको हम लोग हमेशा केल्विन में क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन रहा है, PV इज इक्वल टू nRT, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। अब सबसे पहले तो हम लोग को यह समझना है कि आइडियल गैस क्या होता है। तो अगर हम लोग कहें कि आइडियल पर्सन कौन होता है, तो नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि जो आदमी है ना, जो कोई गलत काम नहीं किया हो, यानी वो अपने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला हो, तो वैसे हम लोग पर्सन को है ना आइडियल बोल सकते हैं। पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई भी इंसान झूठ नहीं बोला हो, तो ऐसा कोई इंसान नहीं है। सभी जो है वो अपने लाइफ में कभी ना कभी और कहीं ना कहीं झूठ जरूर बोलते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी जो है वो आइडियल पर्सन नहीं है, ठीक है। यानी उसी तरह कोई भी गैस जो है वो आइडियल गैस नहीं है। तो फिर हम लोग ये इक्वेशन क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखिए अगर हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी जो इंसान है वो अपने पूरे इंटायर लाइफ में हम लोग उसको आइडियल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आइडियल का मतलब है जो कभी गलत नहीं किया हो, जो कभी झूठ नहीं बोला हो। पर हम लोग अपने लाइफ में कभी ना कभी तो झूठ बोलते ही हैं। पर अगर हम लोग सपोज कीजिए किसी दिन अगर हम लोग पूरे 24 आवर्स एक भी झूठ अगर नहीं बोलते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि आज के दिन में ये जो है आदमी जो है वो एकदम आइडियल पर्सन है। यानी आप किसी गिवन कंडीशन में क्या हो सकते हैं, आइडियल। किसी गिवन है ना डे को आप जो है वो आइडियली बिहेव कर सकते हैं। उसी तरह जब कोई गैस होता है वो हमेशा आइडियल नहीं होता है, लेकिन वो कुछ कंडीशंस पर इस इक्वेशन को क्या करता है, फॉलो करता है। और वो जिस कंडीशन पर इस इक्वेशन को फॉलो करेगा तो हम लोग कहेंगे कि भाई उस समय या उस कंडीशन पर वो गैस आइडियली बिहेव कर रहा है। जैसे अगर हम लोग कहें कि कोई भी गैस इस इक्वेशन को कब फॉलो करता है, तो पाया गया कि अगर हम लोगों का प्रेशर जो है वो कम हो, ठीक है, प्रेशर कम हो और टेम्परेचर ज्यादा हो, ठीक है, तब जो ये हमारा इक्वेशन है वो वैलिड है। यानी कोई भी गैस इस इक्वेशन को कब फॉलो करता है, जब प्रेशर क्या होता है कम और टेम्परेचर क्या होता है ज्यादा। तो समझना है कि ये तभी फॉलो होता है जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर रहे। तो बताइए अगर हम लोग प्रेशर को कम करेंगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएगा, और प्रेशर को बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आएगा, ठीक है। यानी हम लोगों को मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से क्या करना है, दूर भेजना है। तो प्रेशर क्या होना चाहिए, कम, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज्यादा, क्योंकि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागने लगेगा। यानी आइडियल गैस इक्वेशन जो है ये हम लोगों का वैलिड होता है, कहां पर होता है, एट लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर। और इसलिए जब हम लोग इस फॉर्मूला से रिलेटेड जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो हम लोगों का प्रेशर जो रहेगा वो काफी कम रहेगा, ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली हम लोगों का ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि आइडियल गैस का क्या मतलब होता है, एक ऐसा गैस जो इस इक्वेशन को फॉलो करता है उसको हम लोग आइडियल गैस बोलते हैं, ठीक है। पर कोई भी ऐसा गैस नहीं है जो हर कंडीशन पर इस इक्वेशन को फॉलो करता हो, है ना। हर गैस जो है वो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर इस इक्वेशन को फॉलो करता है। इसीलिए हम लोग लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर हम लोग किसी गैस को आइडियल गैस बोल सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में कुछ ना लिखा गया हो तो हम लोग हमेशा हर गैस को
आइडियल गैस ही मानते हैं और हम लोग इस इक्वेशन को जो है यूज कर सकते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, अब हम लोगों को देखना होगा कि इस फॉर्मूला में है जो है वो हम लोग के 5 टर्म्स है, तो हम लोगों को सब टर्म्स का जो है वो हम लोगों का यूनिट देखना होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं प्रेशर का जो है वो ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल। पर नॉर्मली हम लोग डेली लाइफ में पास्कल हम लोग यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर क्यूब होता है, पर मीटर क्यूब इतना बड़ा यूनिट है कि हम लोग डेली लाइफ में कभी मीटर क्यूब यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर हम कभी पेट्रोल लेने जाते हैं तो 1 लीटर बोलते हैं, 2 लीटर्स बोलते हैं, या कभी अगर हम लोग वाटर लेने जाते हैं तो 1 लीटर 2 लीटर बोलते हैं, मिल्क लेने जाते हैं 1 लीटर 2 लीटर बोलते हैं। तो कुछ ऐसे ऐसा यूनिट्स होते हैं, है ना, जिनको हम लोग डेली लाइफ में उतना यूज नहीं करते हैं। तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट जो मीटर क्यूब है वो ऐसा यूनिट है। उसी तरह प्रेशर जो नॉर्मली जो ऐसा यूनिट जो है हम लोगों का पास्कल, वो हम लोग यूज ना करके, है ना, 1 ATM बराबर हम लोग, है ना, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या 760 टॉर ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर यूनिट ऑफ प्रेशर देखें तो नॉर्मली हम लोग 1 ATM कितना को कहते हैं, 1 ATM का क्या मतलब होता है, जो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाता है उसको हम लोग 1 ATM बोलते हैं। और 1 ATM किसके बराबर होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर 76 सेंटीमीटर हाइट का अगर एक मेरे पास मरकरी कॉलम होगा तो वो अपने बॉटम सरफेस पे जो प्रेशर लगा रहा होगा उसी प्रेशर को हम लोग 1 ATM कहेंगे। हम लोग जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, इसीलिए 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg को हम लोग 760 mm ऑफ Hg भी बोलते हैं, है ना, और इसी को हम लोग 760 टॉर भी कहते हैं। या फिर हम लोग 1 ATM बराबर 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग देखें तो एक और यूनिट होता है बार, और 1 बराबर होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल, इसीलिए हम लोग इसको 1.013 बार भी कहते हैं। तो ATM और बार करीब करीब जो है वो बराबर होता है, लेकिन अगर एक्यूरेटली देखा जाए तो ATM जो है वो बार से थोड़ा सा जो है वो ज्यादा होता है। तो अगर 1 बार को ATM में अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो 1 बार इज इक्वल टू 0.987 ATM हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी कहीं लिखा हुआ है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg तो हम लोग समझेंगे कि प्रेशर 1 ATM है, यानी उतना ही प्रेशर है जितना एयर अभी हम पर लगा रहा है। अगर कोई कहता है कि नहीं भाई 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्रेशर नहीं है, हम लोगों के पास 38 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्रेशर है, तो हम लोग कहेंगे कि हमारा जो प्रेशर है यहाँ पर वो हाफ ATM है। यानी अगर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg को हम लोग अगर देखें तो 1 ATM कहेंगे, उसी तरह 760 mm ऑफ Hg को भी हम लोग 1 ATM कहते हैं। यानी अगर प्रेशर सेंटीमीटर ऑफ Hg या mm ऑफ Hg में दिया हुआ है तो हम लोग उसको आसानी से ATM में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगर यूनिट ऑफ वॉल्यूम है तो अगर हम लोग देखें तो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 ml होता है, मिलीलीटर होता है। और अगर हम लोग देखें तो हम लोग, है ना, 1 लीटर को 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 ml और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर होता है। तो 1000 क्या हो जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर, ये वॉल्यूम का यूनिट हो गया। और इसी को हम लोग, है ना, 1 डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग मीटर क्यूब देखें तो वो बहुत बड़ा यूनिट है, तो 1 मीटर क्यूब बराबर हमारा 1000 डेसीमीटर क्यूब हो जाता है। ठीक है, और उसी को हम लोग 1000 लीटर भी कह सकते हैं। तो ये डेसीमीटर क्यूब जो है वो अब बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है प्रॉब्लम्स में, तो इस हम लोग को समझना चाहिए कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1 लीटर। तो अगर किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम 5 डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ है तो हम लोग समझ सकते हैं कि उस समय उस गैस का जो वॉल्यूम है वो हम लोगों का 5 लीटर है। हम लोग जानते हैं कि जो टेम्परेचर है साइंस में वो हमेशा केल्विन में हम लोग उसको, है ना, लिखते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग डेली लाइफ में सेल्सियस ज्यादा यूज करते हैं। तो अगर हम लोगों का कोई टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है तो हम लोग उसमें 273 जो है वो ऐड कर देते हैं, तब वो टेम्परेचर जो है वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। उसी को हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो अगर कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो 273 ऐड कर देंगे तो वो केल्विन में चला जाएगा, या तो अगर कोई टेम्परेचर केल्विन में है तो 273 अगर हम लोग माइनस कर देंगे
तो हम लोगों को वो टेम्परेचर जो है वो है ना डिग्री सेल्सियस में हम लोगों को मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि वैल्यू ऑफ आर क्या होता है। तो अगर हम लोग वैल्यू ऑफ आर कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई ऐसा गैस लेंगे जिसका हमको प्रेशर भी पता होगा, उसका वॉल्यूम भी पता होगा, उसका मोल्स भी पता होगा और उसका टेम्परेचर भी पता होगा। तो हम लोग को प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स और अगर टेम्परेचर किसी गैस का पता है तो हम लोग उसका वैल्यूज यहां पे रख देंगे। तो क्या मिल जाएगा हम लोगों का, वैल्यू ऑफ आर। और वैल्यू ऑफ आर जो होता है वो 0.0821 लीटर एटीएम मोल पर केल्विन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट से अगर हम लोग पूछते हैं कि आर का क्या वैल्यू होता है तो वो सीधा हम लोग बोलते हैं 0.0821, पर उनको ये समझना होता है कि ये वैल्यू तब होता है जब हम लोग वॉल्यूम को लीटर में, प्रेशर को एटीएम में और इधर मोल और केल्विन हम लोग जब मेजर करते हैं तब होता है। अगर हम लोग ऐसा यूनिट में अगर हम लोग चले जाएंगे तो आर का जो वैल्यू होगा वो 8.314 जूल पर मोल और केल्विन हो जाएगा। इसका मतलब है ये वैल्यू हम लोग तब यूज करेंगे जब हम लोग प्रेशर को पास्कल में और वॉल्यूम को किस में, मीटर क्यूब में यूज करेंगे, तब हम लोग ये वैल्यू लेंगे। यानी ये वैल्यू तब लेंगे जब हम लोग ऐसा यूनिट में डील करेंगे। लेकिन अगर हम लोग वॉल्यूम को लीटर में, प्रेशर को एटीएम में मेजर करेंगे तो आर का वैल्यू हम लोग 0.0821 कहेंगे। ठीक है। अगर हम लोग देखें नंबर ऑफ मोल्स तो उसका तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और या फिर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स है ना तब भी निकाल सकते हैं जब हम लोग को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हो। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग को एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो जिससे हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 1 atm एंड 0 डिग्री सेल्सियस। यहां पर 1 atm के जगह 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या फिर 760 mm ऑफ Hg या फिर हम लोगों का 760 टॉर भी दिया जा सकता था। ठीक है। तो जैसा कि यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है 1 और प्रेशर दिया हुआ है 1 atm, टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोगों को है ना वॉल्यूम बताना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है। तो अगर हम लोग को यहां पर वॉल्यूम निकालना है तो वो हो जाएगा nRT और डिवाइडेड बाय P। ठीक है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 1 है और R का वैल्यू 0.0821 हम लोग लेंगे। तो ये वॉल्यूम हम लोग, ये वैल्यू हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि प्रेशर हम लोगों को एटीएम में दिया गया है और जो वॉल्यूम आएगा वो हम लोगों का लीटर में आएगा। ठीक है। और टेम्परेचर को केल्विन में लेना है। तो चूंकि यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो हम लोग उसमें 273 ऐड करते हैं। तो जैसे ही 273 इसमें ऐड करेंगे तो हमारा जो यहाँ टेम्परेचर आ जाएगा वो 273 केल्विन हो जाएगा और यहाँ पर प्रेशर जो है वो हम लोगों का 1 atm हो जाएगा। ठीक है। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हम लोगों को जो वॉल्यूम आएगा वो 22.4 लीटर आएगा। ठीक है। याद कीजिए हम लोग अभी है ना पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर हम लोग किसी भी गैस का अगर हम लोग 1 मोल लेंगे और अगर उस गैस को हम लोग एनटीपी पे रखेंगे तो वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। और एनटीपी का मतलब क्या होता है, तो एनटीपी जैसा कि हम लोग जानते हैं एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर हम लोग कितना मानते हैं, तो नॉर्मल टेम्परेचर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस मानते हैं और जो हम लोगों का प्रेशर होता है ना, वो हम लोगों का नॉर्मल प्रेशर 1 atm होता है। यानी यहां पर ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एनटीपी। तो एट 1 atm एंड 0 डिग्री सेल्सियस इतना ना लिखकर वहां पर सिर्फ एनटीपी भी लिखा जा सकता था। यानी अगर हम किसी गैस को एनटीपी पर रखते हैं
तो अगर उसका 1 मोल जो होगा तो उसका वॉल्यूम हमारा 22.4 लीटर होगा। तो आप समझिए यहां पर अगर हम लोग, इसका मतलब है RT अपॉन P का जो वैल्यू है वो 22.4 लीटर है। तो अगर हम यहां पर 2 मोल रखेंगे तो वही हम लोगों का 44.8 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी गैस का अगर हम लोगों को वॉल्यूम एनटीपी पर अगर दिया गया है तो हम लोग यहां पर एक फॉर्मूला लिखे थे कि अगर हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अगर निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो जो गैस है अगर उसका वॉल्यूम ऑफ गैस जो होगा एट एनटीपी पर, ठीक है, तो उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, 22.4 लीटर से। ठीक है, क्योंकि 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एनटीपी पर, 22.4 लीटर। ठीक है, तो जितना वॉल्यूम दिया गया रहेगा गैस का एनटीपी पर, अगर उसको डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से तो हम लोगों का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आ जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा कहता है कि कोई गैस है जो एनटीपी पर है और 11.2 लीटर जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि यहां पर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी पर 11.2 लीटर है, तो उसको डिवाइड कर देंगे 22.4 से तो हम लोगों का हाफ आ जाएगा। यानी हम लोग उस गैस का कितना मोल्स लिए हुए हैं, तो उस गैस का हम लोग हाफ मोल लिए हुए हैं। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 1 बार एंड 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहां पर जो प्रेशर है वो 1 atm ना लेकर 1 बार लिया गया है। नंबर ऑफ मोल्स अभी भी गैस का 1 है और साथ ही साथ जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ गैस। तो फिर से हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे। PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, nRT। PV इज इक्वल टू nRT। तो अगर हम यहां से वॉल्यूम निकाले तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, nRT डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए, P। अब अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1 है। R का वैल्यू 0.0821 ले लेंगे। टेम्परेचर हम लोगों को किस में यहां पर लिखना है, डिग्री सेल्सियस में कि केल्विन में, तो टेम्परेचर हमेशा हम लोग केल्विन में लिखते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो जाएगा 273 केल्विन। ठीक है, अब बताइए यहां पर नीचे क्या है हम लोगों का प्रेशर, और यहां पर प्रेशर का यूनिट क्या होना चाहिए, ATM, क्योंकि याद कीजिए R का जो वैल्यू है वो 0.0821 कब होता है, जब हम लोग प्रेशर को ATM में मेजर करते हैं। पर यहां पर प्रेशर क्या लिया गया है, 1 बार। तो हम लोगों को 1 बार को पहले ATM में कन्वर्ट करना होगा। तो जैसा कि अभी हम लोग पढ़े हैं कि 1 बार इज इक्वल टू 0.987 जो है वो ATM होता है। तो इसलिए हम लोग यहां पर प्रेशर को यहां पर लिखेंगे 0.987, क्योंकि यहां पर प्रेशर किस में होना चाहिए, ATM में होना चाहिए। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर वॉल्यूम जो है वो 22 पॉइंट क्या आ जाएगा हम लोगों का, 7 लीटर आ जाएगा। और याद कीजिए 1 बार और 0 डिग्री सेल्सियस को ही हम लोग STP बोलते हैं। STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर हम लोग STP बोलते हैं तो इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और STP पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर हम लोग कितना बोलेंगे, तो यहां पर जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा एंड, और जो हम लोगों का प्रेशर होगा वो हम लोगों का 1 है ना बार होगा। इसको हम लोग STP बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग जब बुक्स को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP इज इक्वल टू 22.4 लीटर, और NTP पर भी लिखा रहता है, दोनों पर लिखा रहेगा 22.4 लीटर। बट एक्चुअल में अगर हम लोग देखें तो STP पर 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.7 लीटर होता है, जबकि NTP पर होता है 22.4 लीटर, क्योंकि STP में जो प्रेशर है वो 1 बार है जो 1 ATM से थोड़ा कम है। इसीलिए चूंकि प्रेशर कम है 1 ATM से थोड़ा, इसीलिए वॉल्यूम जो है वो 22.4 लीटर से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 1 ATM और 1 बार में कोई फर्क नहीं करते हैं।
ठीक है। और इसीलिए हम लोगों को किताब पे लिख दिया जाता है कि किसी भी आइडियल गैस का अगर हम लोग 1 मोल लें और अगर हम लोग एसटीपी पर रहें या एनटीपी पर रहें तो उसका जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर होता है। एक्चुअल में तो आप समझ गए, एसटीपी पर वॉल्यूम है 22.7 लीटर और एनटीपी पर वॉल्यूम है 22.4 लीटर। पर हम लोग इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मली हम लोग 1 एटीएम और 1 बार में हम लोग मानते हैं कि दोनों करीब करीब क्या है, बराबर है। इसीलिए हम लोग अब जो फॉर्मूला है वो ऐसा लिखेंगे कि अगर किसी गैस का वॉल्यूम हमको एनटीपी पर या एसटीपी पर दिया गया है तो उसको हम लोग 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे ताकि हम लोगों को उस गैस का नंबर ऑफ मोल्स मिल सके। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग यहां पर है ना एक फॉर्मूला लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो है वो हम लोगों का हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी या फिर एसटीपी, और उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना से 22.4 लीटर से। ठीक है, तो हम लोगों को यहां पर एक बात समझना चाहिए कि अगर हम लोग एक्यूरेटली बात करें तो 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है वो एनटीपी पर 22.4 लीटर है और एसटीपी पर 22.7 लीटर है। पर नॉर्मली हम लोग इन दोनों में फर्क नहीं करेंगे और इसीलिए अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग मान लेते हैं कि 1 मोल का जो वॉल्यूम है चाहे एनटीपी पर हो चाहे एसटीपी पर हो, दोनों जो है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है। अब हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम ऑफ मीथेन एट 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg एंड 273 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर है ना एक गैस लिया गया है मीथेन जिसका मास दिया हुआ है 8 ग्राम, प्रेशर दिया हुआ है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, इसी को हम लोग 1 atm कहते हैं, और टेम्परेचर दिया हुआ है 273 डिग्री सेल्सियस। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि प्रेशर जो है यहां पर वो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg है और इसी को हम लोग 1 atm भी कहेंगे। ठीक है, और जो यहां पर टेम्परेचर है वो 273 डिग्री सेल्सियस है। तो याद कीजिए केल्विन में हम लोगों को और 273 ऐड करना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 546 केल्विन हो जाएगा। यहां पर जो मास दिया गया है वो 8 ग्राम है, और अगर हम लोग देखें मोलर मास ऑफ CH4 मीथेन, तो कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है और हाइड्रोजन का 1, तो यहां 12 + 4 कितना हो जाएगा 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं PV = nRT, जहां पर n नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू R × T, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हम लोग जानते हैं किसके बराबर होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब अगर हम लोग देखें यहां पर तो वॉल्यूम जो हो जाएगा वो यहां पर हो जाएगा m × R × T डिवाइडेड बाय m × V। अब हम लोग इस सबका जो है वो वैल्यू रख देते हैं। तो मास क्या दिया हुआ है 8, R का वैल्यू हो जाएगा 0.0821, और यहां पर जो टेम्परेचर है वो हम लोगों का 546 हो गया, और जो मोलर मास है वो हमारा 16 हो गया, और यहां पर जो हम लोगों का है ना यहां पर वॉल्यूम की जगह क्या हो जाएगा प्रेशर, और यहां पर जो प्रेशर है वो हम लोगों का 1 atm हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ये 546 जो है वो 273 का डबल है, और 273 को जब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं 0.0821 से तो 22.4 लीटर होगा। यानी अगर इसका हम लोग सिर्फ वैल्यू देखें इसका, तो ये 22.4 लीटर इंटू 2 है, और यहां पर अगर हम लोग 8 को 16 से अगर कट करें तो 2 टाइम्स में जाएगा। यानी अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हम लोगों का जो वॉल्यूम है वो स्टिल 22.4 लीटर ही आएगा।
ठीक है, तो यहां पर हम लोगों का नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हाफ हो गया है, तो n तो हाफ हो गया है, लेकिन टेम्परेचर अब क्या हो गया हम लोगों का, डबल हो गया है ना, जिसके कारण हम लोगों का वॉल्यूम स्टिल जो है वो 22.4 लीटर आएगा। अब हम लोग डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पीवी जो है वो हम लोगों का किसके बराबर होता है, NRT, ठीक है। और n को अभी हम लोगों ने देखा कि क्या लिख सकते हैं, n को लिख सकते हैं स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू RT, ठीक है। जहां पर स्मॉल m जो है वो मास ऑफ गैस है और जो कैपिटल M है वो हम लोगों का मोलर मास ऑफ गैस हो जाएगा, ठीक है। तो P इंटू V को हम लोग स्मॉल m बाई कैपिटल M इंटू RT लिख सकते हैं। तो बताइए क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, P इंटू M और यहां पर V को हम लोग इधर ले आते हैं तो स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल V, और ये क्या हो जाएगा हमारा RT। अब बताइए m क्या है, m है मास ऑफ गैस और V क्या है, V है वॉल्यूम ऑफ गैस। तो याद कीजिए डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये एक्चुअल में स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल V, ये है मास ऑफ गैस और ये है वॉल्यूम ऑफ गैस। तो यही टर्म हम लोगों का डेंसिटी हो गया, यानी हम लोग कह सकते हैं कि P इंटू M जो है ना, यहां पर अगर हम लोग डेंसिटी को D से रिप्रेजेंट करें तो ये D इंटू क्या हो जाएगा RT, जहां पर हम लोग कहेंगे कि हम लोग डेंसिटी को हम लोग स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो m डिवाइडेड बाई v के बराबर है यहां पर। तो यहां से हम लोग डेंसिटी d बराबर लिख सकते हैं pm अपॉन RT। तो ये हम लोगों का डेंसिटी का जो है वो फॉर्मूला हो गया। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखें, गैस को मोलर मास, गैस के मोलर मास को कांस्टेंट रखें, R तो कांस्टेंट होता ही है, तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस के मॉलिक्यूल सब एक दूसरे से दूर भागेंगे तो हमारा डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से डेंसिटी कम हो जाएगा अगर बाकी सारे जो टर्म्स है वो क्या रहे, कांस्टेंट। उसी तरह अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करें लेकिन M, R और T को कांस्टेंट रखें, तो जैसे ही प्रेशर को इंक्रीज करेंगे डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल सब एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, जिससे गैस का जो डेंसिटी है वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहां पर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। तो किसी भी गैस का वेपर डेंसिटी से हम लोग क्या समझते हैं, तो हम लोग अगर कहें कि वेपर डेंसिटी किसी गैस का क्या होता है, अगर हम लोग लिखे यहां पर वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, तो इससे हम लोग क्या समझते हैं, तो इस वेपर डेंसिटी ऑफ गैस का मतलब होता है ना, डेंसिटी उस गैस का डिवाइडेड बाय डेंसिटी किसी, है ना, रेफरेंस गैस का, ठीक है, जब हम लोगों का प्रेशर P और T हमारा क्या है, कांस्टेंट है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी गैस का जो वेपर डेंसिटी है वो एक्चुअल में एक रेशियो होता है उस गैस के डेंसिटी और किसी रेफरेंस गैस के डेंसिटी का, है ना, जब उन दोनों गैस को हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे रख रहे हैं। कहने का सेंस क्या है, जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक गैस जो है वो हम लोगों का यहां पर मीथेन है, तो यहां पर एक गैस हम लोगों का मीथेन है और यहां पर हम लोगों का मान लिया जाए एक गैस जो है वो एक गैस हम लोगों का यहां पर हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हम लोग यहां पर क्या रख रहे हैं कि अगर यहां पर प्रेशर अगर हम लोग माने 1 atm है तो यहां पर भी प्रेशर हम लोगों को क्या रखना है, 1 atm। और अगर यहां पर हम लोगों का मान लिया जाए टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है
तो यहां भी टेम्परेचर हम लोग क्या रखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। यानी हमारे पास दो गैस है, दोनों गैस को हम लोग सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पे हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पर हमको मीथेन का डेंसिटी मिलेगा और यहां पर हम लोगों को हाइड्रोजन का डेंसिटी मिलेगा। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन को रेफरेंस गैस माने, ठीक है, तब हम लोग कहेंगे कि मीथेन के वेपर डेंसिटी का क्या मतलब हुआ। तो मीथेन के वेपर डेंसिटी का मतलब हुआ मीथेन का डेंसिटी डिवाइडेड बाय, है ना, हाइड्रोजन गैस का डेंसिटी, जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का क्या होगा, हम लोगों का सेम हो, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम लोगों का यहां पर अगर रेफरेंस गैस नहीं दिया हुआ है ना, अगर हम लोगों का यहां पे रेफरेंस गैस हो जाएगा, तो अगर हम लोगों का रेफरेंस गैस अगर नहीं दिया गया है तो हम लोग हमेशा रेफरेंस गैस कौन सा लेते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर हम लोगों का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है तो देखिए वेपर डेंसिटी हम लोगों का किसके बराबर आ जाएगा। तो अगर हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो आर भी तो कांस्टेंट है। इसका मतलब है जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो पी आर टी तीनों कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, उस गैस का मोलर मास डिवाइडेड बाय रेफरेंस गैस का मोलर मास। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि वेपर डेंसिटी जो होता है किसी भी गैस का वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा, है ना, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ क्या होगा हम लोगों का, रेफरेंस गैस, ठीक है। और अगर कहीं कुछ नहीं दिया गया है तो हम लोग रेफरेंस गैस किसका लेते हैं, है ना, हाइड्रोजन हम लोग रेफरेंस गैस लेते हैं। तो हाइड्रोजन का मोलर मास क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। इसीलिए अगर हम लोग इसको लिखें तो ये हम लोग m/2 लिख सकते हैं। अगर हम लोगों का रेफरेंस गैस, अगर हम लोग कहें कि अगर हमारा रेफरेंस गैस क्या है, हाइड्रोजन है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी गैस का जो वेपर डेंसिटी है उस गैस का मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 होता है। जैसे अगर हम लोग कहें मीथेन का जो है वो हम लोगों का मोलर मास कितना होता है 16, तो इसका मतलब ये हुआ कि मीथेन का जो वेपर डेंसिटी है वो हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना आएगा, इसका 8 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग मीथेन और हाइड्रोजन को, है ना, अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर हम लोग रखें तो मीथेन का जो डेंसिटी है वो हाइड्रोजन के डेंसिटी से 8 टाइम्स जो है वो हम लोगों का ज्यादा आएगा, ठीक है। तो जब कभी अगर कोई रेफरेंस गैस नहीं दिया गया है तो हम लोग रेफरेंस गैस हमेशा हाइड्रोजन मानते हैं। तो किसी भी गैस का जो वेपर डेंसिटी होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा अगर हम लोगों का रेफरेंस गैस हाइड्रोजन है तब। अब यहां पर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर। तो हम लोगों को एयर का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है और हम लोगों को दिया गया है कि एयर में हम लोगों को मानना है कि 80% नाइट्रोजन होता है और 20% जो है वो ऑक्सीजन रहता है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसकी सहायता से हम लोगों को ये पता चलेगा कि जब भी कोई हम लोगों के पास अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है तो हम लोग उस मिक्सचर ऑफ गैसेस का मॉलिक्यूलर वेट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एयर यहाँ पर 2 गैसेस का मिक्सचर है, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो जैसा कि यहाँ पर एक डेटा दिया गया है कि 80% नाइट्रोजन है और 20% ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोगों के पास 100 मोल्स एयर है तो उसमें नाइट्रोजन के मोल्स की संख्या 80 है और ऑक्सीजन के मोल्स की संख्या हम लोग का 20 है। तो इसकी सहायता से हम लोग, है ना, टोटल मास निकाल लेंगे मिक्सचर का और हम लोगों के पास टोटल मोल्स जो है वो 100 है। तो किसी भी मिक्सचर का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, सपोज यहां पर हम लोग मानेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमारे पास 100 है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, तो मोल्स ऑफ N2 हमारे पास कितना हो जाएगा 80। जैसा कि हम लोग जानते हैं N2 का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 28 होता है
तो अगर हम लोग यहाँ पर मास ऑफ N2 देखें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हम लोगों का 80 इंटू 28 हो जाएगा। और अगर हम लोग इसको सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा 4 और 6, तो ये हो जाएगा 2240 ग्राम। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर मोल्स ऑफ अगर O2 कहें तो मोल्स ऑफ O2 हमारे पास कितना हो जाएगा 20, और O2 का मॉलिक्यूलर वेट 32 होता है। इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पर मास ऑफ O2 देखें तो ये हम लोगों का 20 इंटू 32 हो जाएगा, और ये हम लोगों का 640 ग्राम हो जाएगा। यानी अगर हम लोगों के पास टोटल मोल्स अगर 100 है तो टोटल मास मिक्सचर का कितना हो जाएगा 2240 प्लस 640, क्योंकि ये हम लोगों का नाइट्रोजन का मास हो गया और ये हम लोगों का ऑक्सीजन का मास हो गया। इसीलिए अगर हम लोग कहें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर, तो हम लोग यहां पर निकाल सकते हैं फॉर्मूला टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो ये एक बहुत ही है ना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा कि अगर कभी हम लोगों का एयर का मॉलिक्यूलर वेट या किसी मिक्सचर का अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, ठीक है, तो हम लोगों को टोटल मास को डिवाइड करना होगा टोटल मोल से। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ पर टोटल मास देखें तो 2240 और प्लस 640, और टोटल मोल्स हमारे पास कितना है 100 है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का 28.8 आ जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एयर का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 28.8 है, या फिर जो एयर का मोलर मास होगा वो हम लोगों का 28.8 ग्राम पर मोल होगा। ठीक है, तो आज के बाद कभी भी अगर आपको एक मिक्सचर ऑफ गैसेस दिखाई दे और अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट चाहिए पूरे मिक्सचर का, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरे मिक्सचर का टोटल मास ले लेंगे और उसको मिक्सचर के टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे, और जो आएगा वही हमारा उस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। जैसे कभी भी अगर हम लोगों को ग्राम एटम अगर एक साथ लिखा हुआ रहेगा तो उसका मतलब हम लोगों को मोल समझना है। यानी अगर 1 ग्राम एटम लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1 मोल एटम्स होगा। तो कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं कि 1 ग्राम एटम का मतलब है कि यहाँ पर एटम का मास 1 ग्राम लिया गया। ऐसा नहीं है। 1 ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल एटम्स। उसी तरह 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है 1 मोल मॉलिक्यूल्स। तो हम लोगों को यहाँ पे समझना है कि अगर ग्राम एटम एक साथ आ रहा है तो ये मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी 1 ग्राम एटम का मतलब 1 मोल एटम्स, और उसी तरह 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब हो जाएगा 1 मोल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अगर कोई कहता है हम लोगों का, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग एग्जांपल अगर हम लोग कहें कि कैलकुलेट नंबर ऑफ molecules in 2 gram molecule of methane। अगर मान लिया जाए ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। तो 2 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं समझेंगे कि मीथेन का मास 2 ग्राम दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि मीथेन का जो मोल्स है वो यहाँ पर 2 मोल दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पर बोले कि हम लोगों को है ना, अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें और हम लोग यहाँ पर कहें कि हम लोगों को यहाँ पर है ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हो जाएगा 2 ग्राम मॉलिक्यूल है, यानी 2 मोल है, और हर मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। इसका मतलब है कि हमको यहाँ पर पार्टिकल्स की संख्या 12.04 इंटू 10 टू द पावर 23 मिलेगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग एक और क्वेश्चन देखें यहाँ पर ऐसे कि क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ
molecules in 2 ग्राम ऑफ मीथेन। तो देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में डिफरेंस है। यहाँ 2 ग्राम मॉलिक्यूल एक साथ लिखा गया है, मतलब ये 2 मोल मीथेन है, जबकि यहाँ पे 2 ग्राम ऑफ CH4 का मतलब हो गया यहाँ पर मीथेन का जो मास है वो कितना दिया हुआ है, 2 ग्राम। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे मीथेन का, और हम लोग जानते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और मीथेन का मोलर मास हो जाएगा 16, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है और हाइड्रोजन का 1, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 16, यानी यहाँ पर कितने हम लोगों का मोल्स आ जाएगा 1/8। और इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ, अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स लिखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोगों का 1/8 इंटू 6.02 इंटू 10 to the power 23 हो जाएगा। तो इसको हम लोग करीब 3/4 समझ सकते हैं। 3/4 का मतलब होता है 0.75, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 0.75 इंटू 10 to the power 23, और इसी को हम लोग 7.5 इंटू 10 to the power 22 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब हो गया 2 मोल, जबकि यहाँ पर 2 ग्राम ऑफ मीथेन का मतलब हुआ कि यहाँ पर मीथेन का मास दिया गया है कितना, 2 ग्राम। ठीक है, इस वीडियो के साथ मैंने एक DPP भी अटैच किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं।